हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुख्य परीक्षा के अभ्यास की श्रृंखला चल रही है और इसमें हम अभी तक 9 वीडियो कंप्लीट किए हैं। करीब 50 प्रश्न हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम 6 प्रश्न करीब देखेंगे और उन 6 प्रश्नों के हम फॉर्मेट और उनकी व्याख्या, प्रश्न को किस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में बांटना है, प्रश्न को समझना क्या है, प्रश्न में किन किन चीज़ों को शामिल करना है, कौन सी चीज़ को हटा देना है, और किस प्रकार से आप अपने प्रश्न को क्रम वाइज वर्णित करेंगे जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाई एक फॉर्मेट अगर बना देते हैं, फॉर्मेट हम आपको दे देते हैं प्रश्न का कि इस हिसाब से आप अपना प्रश्न, अपना उत्तर आप लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसी के अनुसार प्रश्न, अपना उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल तरीका है। और साथ में अंत में या फिर जैसा भी होगा हम ये भी बताते चलेंगे कि कहाँ पे कौन सी गलती आप करते हैं। ठीक है, जैसे कि शब्दों के सामंजस्य, कहाँ का की जगह की लगा देते हैं, है ना, अपना की जगह अपनी लगा देते हैं। तो शब्दों का तालमेल भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे। कार्बन क्रेडिट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और सेकंड पेपर का प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, चाहे यूपीपीएससी हो चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रश्न है कि कार्बन क्रेडिट क्या है। भारत में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की समस्या की विवेचना कीजिए और देश के आर्थिक विकास के लिए कितना वैश्विक ऊष्माकरण झेला जा सकता है। ठीक है, प्रश्न आपका सीधा सा है। एक तो भैया कार्बन क्रेडिट क्या है, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। ठीक है, फिर तीसरा भाग है इसकी क्या समस्या है, और चौथा भाग बन जाएगा देश के आर्थिक विकास के लिए कितना वैश्विक ऊष्माकरण झेला जा सकता है। 4 पार्ट में प्रश्न बटा हुआ है। ठीक, तो सीधी बात है, हमको कार्बन क्रेडिट और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में पहले बता देना है। जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं भाई, कि ऐसी ऊर्जा के स्रोत जिससे बार बार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती हो, वही है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, ईंधन प्राप्त करने वाली बैटरियां जो होती हैं, विद्युत वाहन है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, ये सब इसी में आते हैं, गैर परंपरागत वाले में। ठीक है, अब हम तो कार्बन क्रेडिट की भी बात होनी चाहिए। तो कार्बन क्रेडिट है क्या भाई? कार्बन क्रेडिट ना 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल संपन्न हुआ था। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किफ़ायती साधनों को विकसित करने में विश्व के देशों को सक्षम बनाने के लिए 3 सहकारी क्रियान्वयन तंत्र विकसित हुए। कौन कौन से थे? अन्य विकसित देशों के साथ किसी परियोजना का संयुक्त क्रियान्वयन था, दूसरा था उत्सर्जन व्यापार, तीसरा स्वच्छ विकास तंत्र का प्रावधान। ठीक है, ये कुछ रहे हैं इसका परिचय और इसकी भूमिका के रूप में। अच्छा, कार्बन क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि इसकी पद्धति के अंतर्गत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले
अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक कार्बन क्रेडिट वाला जो देश है ना वो भूटान रहा है जो सबसे ज़्यादा कटौती करता है। इस मामले में भूटान आगे है। ठीक है। भारत का पड़ोसी देश भी है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की समस्या की बात थी ना, तो अब उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा आपका जो तीसरा भाग है, इसमें सबसे पहले तो वितरण की समस्या है। ठीक है। वितरण की समस्या है, पारेषण की समस्या। पारेषण की समस्या मतलब ट्रांसमिशन की क्या समस्या है इसमें। ठीक है। तकनीकी विकास की भी समस्या है। ठीक है ना भाई। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास के लिए उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, ये तो सबको पता होना चाहिए। लेकिन भारत में अभी उस स्तर पे विकास नहीं हुआ है। ठीक। पूंजी की भी समस्या है। सरकार की नीतिगत उपायों की भी समस्या है कुछ। ठीक है। इसके अलावा जागरूकता और प्रचार की भी समस्या है। लोगों को जानकारी भी नहीं है अभी इसके बारे में ज़्यादा। तो इसके अलावा उपकरण प्रौद्योगिकी की उपलब्धता की भी समस्या है। ठीक है। ये सारी समस्याएं तो हैं। ठीक है। इनके साथ साथ जो प्रश्न का चौथा भाग है उसमें देश का आर्थिक विकास और वैश्विक ऊष्माकरण के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है। मतलब कि बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, ये समस्याएं तो देश के आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। इनका समाधान होना चाहिए भाई। अच्छा, बिना आर्थिक विकास के इन समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता है, ये भी पता है। आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी से संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र, वस्तु उद्योग, औषधि, प्राथमिक रसायन क्षेत्र का आर्थिक विकास दर में प्रमुख भूमिका अभी तक रही भी है। लेकिन याद रखना, इनके विकास के पीछे ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऊर्जा की आपूर्ति जीवाश्म ईंधन से होती है। ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। ठीक है। अब अंत में एक निष्कर्ष भी होना चाहिए। ठीक है। उससे पहले लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें जैसे त्वरित आर्थिक विकास की बात होती है कभी कभी, है ना। तो त्वरित आर्थिक विकास की जो बात है ना, उसमें हमें ये ध्यान कि ये जो परिवर्तन है ना, ये प्राकृतिक संसाधनों पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव डाल देता है। ठीक। औद्योगिक विकास में जीवाश्म ईंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत जो है विश्व के ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में अच्छा खासा योगदान करता है। मानवीय आवश्यकता हो, आकांक्षाओं का संतोष हो, आर्थिक विकास का, ये सब प्रमुख उद्देश्य होते हैं। देश के अधिकतर लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार की आवश्यकताओं के आगे ये यदि बेहतर जीवन की अपेक्षा करते हैं तो उनका ऐसा भी सोचना उचित ही होता है, क्योंकि लोगों को मिलना चाहिए, उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। अंत में एक निष्कर्ष जो संतुलित रूप से होना चाहिए वो आप बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमि सुधार और उसके प्रमुख घटकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। साथ ही भूमि सुधारों की प्रगति के कारणों की विवेचना भी करनी है। पहली बात, भूमि सुधार क्या है, इसके प्रमुख घटक क्या हैं, फिर भूमि सुधारों की धीमी प्रगति के कारण क्या रहे हैं। एक निष्कर्ष तो देना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई। निष्कर्ष बिना दिए काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। और आप इससे बच भी नहीं सकते। देखिए क्या हुआ कि स्वतंत्रता के समय की बात है कि भूमि का वितरण जो था ना बहुत ही असमान प्रवृत्ति में था। क्यों? क्योंकि भूमि का स्वामित्व जो था ना वो कुछ ही लोगों के पास था, बाकी तो लोग मजदूर हुआ करते थे। इसमें ग्रामीण भारत का सामाजिक आर्थिक विकास भी बाधित रहा। भाई जिसके पास बहुत सारी जमीन रही है उनकी वो बंजर भूमि रही, चरागाह में परिवर्तित रही, जंगल बना रहा, उस पे खेती ही नहीं होती थी। अब अगर उस जमीन पे किसी का अधिकार होता तो वो खेती भी कर लेते उस पे जाके, है ना। और एक चीज़ और है, इसके साथ साथ ना किसानों का शोषण भी बढ़ा।
स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि भूमि स्वामित्व में सुधार, भूमि के समवितरण, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, चकबंदी, इन सब के उद्देश्य से भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ये तो एक भूमिका और परिचय हो जाएगा। इनके प्रमुख घटकों की बात करेंगे कि भूमि सुधार के प्रमुख घटक क्या रहे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बिचौलियों की समाप्ति सबसे पहले आएगा। दूसरी चीज, काश्तकारों को प्रत्यक्ष भू स्वामित्व भी मिल जाएगा। ठीक है, भू राजस्व का नियमन होता, भाई सरकार की इनकम बढ़ती, इससे जोतों की चकबंदी हो जाती है ना। चकबंदी मतलब क्या है, एक चकबंदी है और एक हदबंदी है। चकबंदी का मतलब क्या है, छोटे छोटे खेतों को ना एक साथ मिला दिया जाए, बड़ा बना दिया जाए, वो चकबंदी है। हदबंदी क्या है कि एक लिमिट बना दी जाएगी, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती आपके पास, ये हो गई हदबंदी। ठीक है, दोनों में अंतर है, ये थोड़ा की पॉइंट्स हैं, इन दोनों को याद रखना है, अपने को हमेशा याद रखना है, ये बहुत काम करेंगे आपके लिए। सहकारी कृषि को प्रारंभ करना, ये भी एक घटक रहा है। भूमि संबंधी आंकड़ों का डिजिटलीकरण करना, ये कुछ भूमि सुधार के प्रमुख घटक के रूप में रहे। लेकिन याद रखना कि भूमि सुधारों के उद्देश्य अत्यधिक प्रगतिशील रहे हैं, फिर भी इन सुधारों की गति बहुत ही धीमी रही। इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। कारण क्या रहे भाई, अच्छा, धीमी प्रगति के जो कारण रहे ना, उसमें सरकार और कृषक के बीच बिचौलियों की उपस्थिति अभी भी रही है। भूधृति की अपर्याप्त सुरक्षा रही है। कैसे कि दृढ़ संकल्पित नीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, इन सब, ये सब कुछ इसके प्रमुख कारण रहे हैं। ठीक है, भूमि संबंधी प्रोत्साहनों का भी अभाव रहा है। भूमि संबंधी किराए की उच्च दरों का निर्धारण भी इसका एक प्रमुख कारण रहा है धीमी प्रगति का। भूधारिताओं का बड़े पैमाने पर विखंडन भी रहा है। और साथ में एक चीज और याद रखना कि खेती की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने में भी बाधाएं रही हैं। भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं था उतना, तो कैसे क्या करते, कोई आज भी है, लोग बैल से खेती करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास संसाधन ही नहीं है उतने। फिर भूमि का असमान वितरण भी है ना। प्रत्येक हेक्टेयर उत्पादकता अत्यधिक निम्न है, भारत में अभी भी निम्न है, आज भी असमान वितरण है। आप यूपी बिहार में ही देख लें, चाहे आप पंजाब हरियाणा में देख लें। ठीक है, ये सब अभी भी समस्या रही। और सबसे बड़ी समस्या हुई जो धीमी प्रगति का कारण रहा, उसमें हरित क्रांति भी अपना योगदान दी है। हरित क्रांति के कारण क्या हो भाई, अमीर और गरीब के बीच में असमानता बढ़ती चली गई, एक बड़ी खाई बनती चली गई। वहीं वेस्ट यूपी के किसान को देख लीजिए और वहीं पूर्वांचल या मध्य यूपी के किसान को देख लेंगे आप, दोनों में बड़ा अंतर नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, हरित क्रांति है। दूसरी और चीज़ है इसमें, सही और अपडेटेड भू आंकड़ों की अनुपस्थिति भी रही है। आंकड़ा ही नहीं सही है कि भाई कहाँ कितनी भूमि है, कितनी बंजर है, कहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा, कितनी किसके पास कितनी भूमि रही है। ठीक है, इन सब का भी आंकड़ा थोड़ा सा भी वो सही नहीं है। अच्छा, ये सब नहीं तो सरकारी वित्तीय सहायता की अत्यल्प उपलब्धता रही है। ठीक, फिर भूमि समेकन जो कानून है ना, उनको कम महत्व दिया। राज्य सरकारें जो थी ना, राज्य सरकारों के द्वारा भूमि समेकन कानून के क्रियान्वयन को अन्य अधिनियमों की तुलना में कम महत्व दिया गया है। और याद रखना, जो वर्तमान में कृषि की अवस्था है भारत में, वो कैसी है, परंपरागत अर्ध सामंती चरित्र वाली कृषि है। उभरते आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के बीच के संक्रमण की अवस्था है ये। इस बदलते हुए परिदृश्य में क्या होता है कि भूमि सुधारों के महत्व को समझना चाहिए हमको, और इसके लिए राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता का होना अति आवश्यक होता है। जिसके लिए क्या करना होगा कि पुराने भू स्वामित्व संबंधी कानूनों में बदलाव लाए जाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए क्या होगा, भूस्वामी जो पट्टाधारक हैं उनके अवैधानिक साठगांठ को तोड़ते हुए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन कर, कानून प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, अधिशेष भूमि का समवितरण सुनिश्चित कर, भूधारिता तथा भूमि रिकॉर्ड को अद्यतित मतलब अपडेटेड और डिजिटलाइज्ड किए जाने की ज़रूरत भी है। इतना सब कुछ बताने के बाद आपको एक निष्कर्ष देना होगा। निष्कर्ष जो होगा वो आपके प्रश्न
और उत्तर दोनों से तालमेल खाता हो, या उसमें आपके कुछ विचार भी हो सकते हैं। आप अपना विचार दे सकते हैं उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न इस वीडियो का। तीसरा प्रश्न है जो कि जीएस यूपीएससी और यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, जीएस फोर्थ पेपर से संबंधित है। प्रश्न क्या है, नैतिक दुविधा क्या है। सरकारी संस्थाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों के सम्मुख आने वाली नैतिक दुविधाओं की चर्चा कीजिए और उनके उपाय भी बताने हैं। तो नैतिक दुविधा है क्या। देखिए, नैतिक, पहले तो परिभाषा देनी पड़ेगी। नैतिक निर्णय की ऐसी परिस्थिति जहां दो बराबर महत्व वाले विकल्पों में से किसी एक को चुनने में दुविधा होती है। ऐसी स्थिति में किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य भी होता है। किसी एक को चुनकर पूर्व संतुष्टि मिलना संभव तो नहीं हो पाता। तो इस स्थिति को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। और ये मान के चलना कि ये एक ऐसी जटिल स्थिति होती है ना, जिसमें एक विकल्प का चयन करने पर दूसरे की अवज्ञा भी हो जाती है भैया। ठीक है, अब हमें बताना पड़ेगा इसमें जो लोक सेवकों को अपने सेवाकाल में जो नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है प्रशासनिक विवेकाधिकार संबंधी दुविधा होती। इसमें क्या होता है, लोक सेवक सिर्फ सरकारी नीतियों का निष्पादक नहीं होता, बल्कि वो जनता के जीवन संबंधी निर्णय कर संबंधी, आजीविका संबंधी, बर्खास्तगी संबंधी ये सभी निर्णय भी लेता है। उनके समक्ष चयन हेतु विकल्पों की अधिकता के कारण नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या है भाई। सरकारी तंत्र में बहुत सारे भ्रष्टाचार के बारे में ज़्यादा आपको पता ही है। भ्रष्टाचार के कारण क्या है, लोक सेवकों को अपने व्यक्तिगत लाभों के वशीभूत होकर भ्रष्टाचार के संलग्न होने की नैतिक दुविधा की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तीसरा जो नैतिक दुविधा है, भाई भतीजावाद वाली समस्या कि सरकारी पदों पर आप बैठे हैं, अपने मित्र परिवार के सदस्यों की नियुक्ति करवाना भी क्या है, ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला है सार्वजनिक जवाबदेही भी होती है इनकी। सार्वजनिक जवाबदेही के रूप में लोक सेवकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों, अदालतों और जनता के लिए अपने आधिकारिक कार्यों के लिए जवाबदेही भी होना चाहिए। लेकिन याद रखना, यहाँ पे व्यक्तिगत लाभों को अधिक वरीयता देने के चक्कर में नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। फिर एक होती है नीतिगत दुविधा। क्या होती है भाई, नीतिगत दुविधा की जब हम बात करेंगे ना, तो इसमें नीति निर्माता क्या करते हैं, सामान्यतः नीति निर्माण प्रक्रियाओं में परस्पर विरोधी जिम्मेदारियों का सामना करते रहते हैं। उन्हें क्या होता है कि अपने तरफ से दूसरे के हितों के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों और समाज के प्रति जवाबदेह भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोक सेवा में कदाचार और लाल फीताशाही की प्रवृत्ति को रोकने के साथ साथ नैतिक मानकों को लागू करना अत्यधिक जटिल मुद्दा है। नैतिक दुविधा को कम करने के लिए कुछ मार्ग भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे पुनः संवेदीकरण कार्यक्रम की शुरुआत करके कर सकते हैं। लोक सेवा में समय के साथ साथ क्या होता है, नैतिक सिद्धांतों नियमों के पतन को रोकने के लिए नैतिक मूल्यों तथा मानकों पर पुनः संवेदीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है। आप इनको हेडिंग के रूप में देके थोड़ा सा लिख भी सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करके, कदाचार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले कानूनों का पालन करके, लोक सेवा में सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरण को मजबूत करके ना। तो इसमें क्या है कि आप इसमें दे सकते हैं, लोक सेवा में नैतिक मूल्यों की उच्च प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरणों को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, और इनके अलावा एक है व्यक्तिगत स्तर पर। क्या होता है व्यक्तिगत स्तर, कि लोक सेवक को व्यक्तिगत स्तर पर क्या होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, उसके अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लोक सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए, नियमों कानूनों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने इत्यादि गुणों का विकास भी करना चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर। तब तो ये सारी चीज़ें संभव हैं। ये उपाय के रूप में हो गया। अंत में एक निष्कर्ष भी होना चाहिए, निष्कर्ष जैसा कि हम बार बार बताते आए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये है ना, कई बार हमको सुनने मिला है कि हम सर पढ़ाई पहले पढ़ लेते हैं सर, उसके बाद हम लिखेंगे। तो देखो, पढ़ाई लिखाई का क्या है ना कि ये भैया ऐसे इतना वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो ये ऐसे तो इतनी जल्दी तो पूरा नहीं होगा। तो पूरा कैसे होगा? देखिए, थोड़ा बहुत लिखते रहना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो लिखते रहने से ना थोड़ा थोड़ा प्रयास होता रहता है, और धीरे धीरे आप क्या करते हैं, आगे अगले कदम की ओर बढ़ते रहते हैं। और पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती किसी की। हमने बोला है कि आप अपने बारे में ही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। रोज़ एक पेज लिख के भेजो, 4 दिन लिख के भेजो, अपने आप आदत बढ़ जाएगी लिखने की। फिर आप प्रश्न लिखना शुरू कर देंगे, या कुछ नोट्स लिखना शुरू कर देंगे, किसी एक टॉपिक पर लिखना शुरू कर देंगे। टॉपिक पर लिखना शुरू कर दिया तो आपको ये भी आ जाएगा प्रश्न कैसे लिखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता की पृष्ठभूमि तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में श्रम सुधारों के महत्व की चर्चा करते हुए इसके क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। इसमें देखिए क्या है ना, सबसे पहले बताना होगा कि जो श्रम सुधार आवश्यकता की पृष्ठभूमि कैसी रही है। तो भारत में उद्योगों में तीव्रता से विकास के साथ साथ श्रमिकों की आवश्यकता भी बढ़ ही रही है, ठीक है। उद्योगों में तीव्रता बढ़ेगी तो श्रमिकों की आवश्यकता भी बढ़ेगी। ऐसे में क्या होगा, नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के मूलाधिकार, मानवाधिकार का हनन रोकने के लिए श्रम संहिता का भी होना जरूरी है, ठीक है, जो एक तरफ श्रमिकों को शोषण से मुक्त भी कराएगा, वहीं दूसरी ओर भारत में औपनिवेशिक काल के जटिल श्रम कानूनों से मुक्ति भी दिलाएगा। अब लंबित जो कानून रहे श्रम सुधार के, उनके मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं, उनके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य क्या रहे भाई, थोड़ा सा उनको इस तरीके से देख लेंगे हम कि श्रम कानूनों में सुधारों के माध्यम से औद्योगिक संबंधों को सरल बनाना हो, अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को सुधारना भी रहेगा। जाहिर सी बात है, एक अच्छी सुविधा के साथ अगर श्रमिकों को अच्छा मतलब जीवन मतलब सुरक्षा, जो सुरक्षा उपाय मिलेंगे, वो काम भी तो उसी हिसाब से करेंगे, उतनी ईमानदारी से करेंगे, उतने ही अच्छे से करेंगे। फिर काम करने की मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित कराने, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, टाइम पर उनको उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, उनको बीमा कवर भी मिलना चाहिए, है ना। ये सब कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरी चीज़ है, केंद्रीय श्रम कानूनों के संहिताबद्धीकरण के माध्यम से इनकी जटिलता को भी कम किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि श्रम सुधारों के माध्यम से देश के संपूर्ण श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देना चाहिए। देखिए क्या है कि जैसे मेल श्रमिक है तो क्या करता है, काम वाम भी करता है, कहीं बीड़ी सुलगा लिया, है ना, 4 गप मार लिया खड़े खड़े, और भाई साहब ये भाई साहब वो, पता चला उधर मशीन चला रहा है, उधर कपड़े की मिल में काम कर रहा, तो सर उधर उसमें कलर ज़्यादा हो गया, है ना, डाई वाई भी चलती ना, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन महिला क्या करेगी, यह तंबाकू जो होता है ना, सुरती रगड़ने में ही टाइम निकाल देंगे वो। लेकिन महिला के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। महिला जो भी काम करेगी वो ईमानदारी से अपने पूरे टाइम भर काम करेगी वो, तो इससे कंपनी वालों को फायदा होगा और राजस्व में भी सुधार आएगा। महिला को रात्रि में कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए, और साथ में शिशु गृहों की भी स्थापना। भाई महिला अगर काम कर रही तो घर पे उसका बच्चा अगर है तो उसको ये भी तो दिमाग उसका रहेगा कि बच्चा पता नहीं क्या किया होगा, उसको दूध मिला होगा कि नहीं मिला होगा, है ना, उसकी देखभाल कोई किया होगा, उसका मुंह धोया होगा कि नहीं धोया होगा, जैसे कुछ ऐसी कुछ समस्याएं उसके पास रहेंगी। भाई बच्चे की माँ है तो सोचेगी। अगर शिशु गृह, क्रेच बोलते हैं इंग्लिश में, CRECH, अगर इसकी व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा हो, क्यों खाली समय में उससे मिल लेगी वहीं पे, ठीक है, काम भी आराम से चलता रहेगा, दिमाग वहीं रहेगा। दूसरी चीज़ है ना, श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी भी तय होनी चाहिए, बीमा अन्य सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक चीज़ और याद रखना, कानूनों के सरलीकरण उचित क्रियान्वयन के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ा जा सकता है। अगर कानून का सरलीकरण हो जाए, उचित क्रियान्वयन हो जाए, तो अब श्रम सुधार के मार्ग में कुछ बाधाएं भी आती हैं।
असंगठित क्षेत्र, अब देखेंगे जैसे असंगठित क्षेत्र क्या है, जैसे एक दुकान है, चाय की दुकान है या किसी किराने की दुकान है, कोई चाट की दुकान है, ऐसी कोई दुकान है, उस पर जो काम कर रहा है उसको कौन सा बीमा कवर मिल रहा है, उसको कौन सी सैलरी प्रॉपर तरीके से मिल रही है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये असंगठित क्षेत्र है। दूसरी चीज़ है अपर्याप्त आंकड़ा है। ऐसे लोग कितने हैं, इस पे कोई अभी आंकड़ा उपलब्ध भी नहीं है। सरकारी कानून, सामाजिक सुरक्षा की बात भी यहाँ पे ऐसे में लागू नहीं हो पाती। श्रमिकों का अकुशल होना, श्रमिक अकुशल है इसलिए वो किसी चाय की दुकान पे काम करने के लिए मजबूर है, वो गिलास धो रहा है कहीं, है ना। बात समझे। जागरूकता की भी कमी लोगों के पास। लेकिन याद रखना, यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में आपको देना पड़ेगा कि ये बात तो सत्य है कि भारत में श्रम सुधारों की प्रगति अत्यंत ही धीमी रही है, लेकिन इन सुधारों को एक बार पूर्णतः क्रियान्वित किया जाता है तो निश्चित ही ये श्रमिक कल्याण ही नहीं बल्कि उत्पादकता में भी वृद्धि हेतु उत्तरदायी होंगे, जो भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में अभूतपूर्व कदम साबित हो सकता है। तो आप एक प्रश्न और इसमें लिख सकते हैं कि भारत में श्रम सुधारों के द्वारा किस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में अभूतपूर्व वृद्धि या विकास किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। तो एक प्रश्न ये भी आपका हो जाएगा इसी में। ठीक है, चलिए अगला एक प्रश्न और है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 1947 के बाद से भारत में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सोशल इश्यूज है, ठीक है। आपको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो स्वतंत्रता के बाद से भी इनका कुछ योगदान रहा ही है। तो आप इसमें वो भूमिका तो आप बताएंगे, फिर महिलाओं की भूमिका बताएंगे आंदोलनों में क्या रही है स्वतंत्रता के बाद या 1947 के बाद में। तो राजनीतिक आंदोलन में अलग से बताएंगे, सामाजिक में अलग से, पर्यावरणीय आंदोलन में अलग से। लेकिन ध्यान रखना, राजनीतिक आंदोलन में भी अगर बता रहे हैं तो उदाहरण आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण आप दे सकते हैं, सार्वभौम में वयस्क मताधिकार के माध्यम से राजनीतिक समानता इनको दी गई महिलाओं को, इसका भरपूर उन्होंने प्रयोग भी किया है। यद्यपि राजनीति में महिलाओं का योगदान सीमित रहा, लेकिन महंगाई विरोधी आंदोलन हो या जेपी आंदोलन, आदिवासी कृषक आंदोलन हो, इन सब में भारतीय महिलाओं ने योगदान अपना दिया भी है, ठीक। सामाजिक आंदोलन की बात करेंगे, पितृसत्तात्मक भारतीय समाज भी है, तो इसमें महिलाओं का स्थान बहुत निम्न होता है। इसमें के बावजूद भी सामाजिक आंदोलनों में भी इनकी भूमिका बढ़िया रही, अच्छी खासी रही भूमिका। लैंगिक भेदभाव रहा, हिंसा है, शराब है, बलात्कार है, पितृसत्ता के खिलाफ रहा है। इसमें आप कुछ संस्थाओं का भी नाम दे सकते हैं, जैसे सहेली, स्वरोजगार महिला संघ है, नागा मदर्स एसोसिएशन है। इन सब संगठनों ने सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, अहम भूमिका निभाई भाई। फिर पर्यावरणीय आंदोलन में देख लेंगे, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलनों में महिलाओं ने अहम भागीदारी दी है। अच्छा, भारत में जैसे चिपको आंदोलन रहा है, पर्यावरणीय आंदोलन में चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टिहरी बांध पुनर्वास आंदोलन है, मैती आंदोलन है, नवद्या, ये सब जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलन महिलाओं की भूमिका प्रशंसनीय रही है, ठीक है। इन सब के बाद आप अपना निष्कर्ष दे सकते हैं। देखा जाए अगर तो भारत में राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम है। फिर भी भारत के प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय आंदोलनों में इनकी भूमिका अत्यधिक सराहनीय रही है। भाई चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ, टिहरी बांध पुनर्वास, मैती आंदोलन, इसमें महिलाएं जो रही हैं ना, उनके नाम भी अगर आपको याद है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उनके नाम भी आप बता सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अब हम यहाँ पे एक अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे। अंतिम प्रश्न क्या है
कि दबाव समूह क्या है, यह राजनीतिक दलों से किस प्रकार से भिन्न होता है, दबाव समूह द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली विधियों की चर्चा करनी है, वर्णन करना है। तो इसमें देखिए ये प्रश्न जो है, एक भाग हो गया दबाव समूह क्या है, दूसरा हो गया राजनीतिक दलों से कैसे भिन्न है, तीसरा भाग हो जाएगा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इनकी अपनाई जाने वाली कौन कौन सी विधियां हैं, और अंत में एक निष्कर्ष भी रहेगा। तो दबाव समूह क्या होता है? ऐसा संगठन जो अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी देश की राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बनाते हैं। सरकार के कृत्यों और विधियों को अपने हितों के अनुकूल रखने के लिए दबाव समूह शासन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है, कि गुजरात में जब सरदार सरोवर परियोजना से एक वर्ग या क्षेत्र का हित प्रभावित हो रहा था ना, उससे प्रभावित होने की संभावना थी, तो दबाव समूह ने ही क्या किया, संबद्ध लोगों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। ये आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। दबाव समूहों का निर्माण क्यों होता है? देखिए, राजनीतिक दल से भिन्न कैसे हैं कि दबाव समूहों का निर्माण उनकी तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। दबाव समूह अस्थायी प्रकृति के होने के साथ साथ लचीले भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब सत्ता पर दावा जताने के लिए लोगों के पास इनको जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दबाव समूह राजनीतिक विचारधारा के अनुयायी हों ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। उदाहरण आप दे सकते हैं, स्वनियोजित महिला संघ है, स्वनियोजित महिला संघ ने सरकार पर महिला श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में अपनी नीतियों में सुधार के लिए सफलतापूर्वक दबाव बनाया था। अब हम यहाँ बात करेंगे हितों की पूर्ति के लिए उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधियाँ कौन कौन सी रही हैं। तो पहली विधि रही है सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के साथ सौहार्दपूर्ण तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। विधि निर्माताओं को विधि में कोई विशिष्ट प्रावधान लाने हटाने के लिए प्रभावित कर देते हैं। राजनीतिक दलों का वित्त पोषण भी करते हैं। चुनाव के समय कई बार सामान्य अवधि में भी राजनीतिक दलों का वित्त पोषण करते रहते हैं। ये सुनिश्चित कर देते हैं कि उनके द्वारा वित्त पोषित राजनीतिक दल के उम्मीदवार सरकार में कार्यकारी पद भी धारण करेंगे। नौकरशाही तंत्र के साथ भी ये अपना घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जैसा कि पॉइंट हमने दे रखा है। क्या है कि दबाव समूह नौकरशाही शीर्ष उच्च अधिकारियों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखते हैं, जिससे कि वे अपने दृष्टिकोण के अनुरूप उनका समर्थन भी पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सरकार द्वारा क्या होता है ना, समय समय पर गठित विभिन्न समितियों में वे अपने प्रतिनिधियों को भी शामिल कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। श्रमिक संघ जैसे दबाव समूह है, अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव का सहारा लेते हैं ये लोग, है ना। फिर अब एक अगला पॉइंट होगा, जातिगत व धार्मिक संगठनों का वित्त पोषण भी करते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। जाति है, पंथ है, धर्म है, इनके उपयोग पारंपरिक साधनों का सहारा ले लेते हैं और इसके आधार पर ये ऐसे संगठनों का सहारा पाने का प्रयास करते भी हैं। वो जातिगत धार्मिक संगठनों को सार्वजनिक मंचों पर धन या चंदा देकर उनका लोकप्रिय समर्थन पाने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं कि दबाव समूह किसी भी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है। हालांकि वो लोकतंत्र को खतरे में भी डाल सकते हैं यदि वर्गवादी या संप्रदायवादी समूह जनहित को आघात पहुंचाते हों, तो मतलब उनके द्वारा प्रयोग की जाती जो विधियां हैं ना, वो भ्रष्ट अगर भयकारी हैं तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, वो ऐसे मतलब इसके लिए खतरा नहीं, मतलब महत्वपूर्ण आयाम के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न रहे हैं, उनकी ये व्याख्या रही है, ठीक है। तो ये 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और ये सब आप लोग लिखते रहिए, बढ़िया से लिखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। और बाकी कोई समस्या रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की वीडियो तो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी पढ़ते रहिए आप लोग। और एक सूचना ये है कि यूपीएससी और यूपीपीसी जो प्री 2023 में होने वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने कोर्स शुरू कर दिए हैं, ठीक है। रोज़ क्लास चल रही है, 10 तारीख से ये क्लास रेगुलर हो जाएगी। तो आप जो भी उस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि समय जितना भी है वो कम ही है, ठीक है। अगर आप 4 महीने या
3 महीने में सोचें कि हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी, तो ये गलतफहमी है, और गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, तो अभी अच्छा खासा समय है, इसी अभी से अगर लग जाते हैं तो बढ़िया मौका है, अच्छा समय है, आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तरीका हम बताएंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा, बाकी आप अपना पढ़ाई करिए अच्छे से। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।